हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तनेजा जी, आपसे समझना चाहेंगे एग्जिस्टिंग न्यूज फ्लो को, उसके लाइकली इम्पैक्ट को कच्चे तेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने देखा प्राइसेस थोड़ा सा एज ऑफ हुए प्रीवियस सेशन में। आज के सेशन में भी थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। जो पोटेंशियल ट्रूस की एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हुई हैं यूएस और चाइना के बीच में, आप कैसे देखते हैं, क्या इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, जैसा बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो थोड़ा सा जो ऐसा लग रहा है कि जो है थोड़ा बर्फ पिघल रही है, थोड़े इनके संबंधों में सुधार आ रहा है। और दूसरी तरफ भारत को लेकर भी अमेरिका का जो अड़ियल रवैया था उसमें भी थोड़ी सी नरमी नजर आ रही है और लगता है कि शायद ट्रेड डील होगी। तो कुल मिलाकर के इससे, और दूसरी तरफ गाजा जो है वहाँ थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शन है, लेकिन लग रहा है कि वो फिर भी अभी काबू के अंदर है। और रूस और अमेरिका का खासतौर से यूक्रेन को लेकर के तनाव है, लेकिन वो कोई बड़ा ऐसा स्तर नहीं ले रहा है। तो मुझे लगता है ये सब पहलुओं को जब हम देखते हैं, दूसरी तरफ डिमांड में कोई ऐसी खास बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही और सप्लाई में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो हम तेल की कीमत आज देख रहे हैं, अभी भी इसमें $3 का प्रीमियम है। आप उसे जियोपॉलिटिकल प्रीमियम बोल रहे हैं, एंग्जाइटी प्रीमियम बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रीमियम है, क्योंकि कीमत जो अभी डिमांड सप्लाई और पूरी लैंडस्केप को देखते हुए $62 से ऊपर होनी नहीं चाहिए। तो अभी ये प्रीमियम है, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी थोड़ा सा कीमत और नीचे जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्रिगर या फैक्टर ना आ जाए तो कीमत जो है वो 62 के आसपास जानी चाहिए। और अगर आप देखते हैं थोड़ा ऐसा नजरिया लेके चलते हैं आने वाले 3-1 महीने का, और विंटर कोई बहुत जबरदस्त हो जाए, बहुत डिसरप्शन विंटर से हो, वो एक अलग बात होगी। वरना जो है वो 62 से लेकर के 67-68, 62 से $68 पर बैरल ब्रेंट जो है इस रेंज में रहना चाहिए। ओके अच्छा तनेजा जी, फिर भाव को लेकर अब यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर चलें? क्या लाइकली रेंज नियर टर्म में रह सकती है? क्योंकि यूएस चाइना के साथ साथ जो डिमांड सप्लाई की सिनेरियो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका हमने अब तक इम्पैक्ट देखा है पिछले 2 सालों में स्पेशली। अब प्राइस रेंज नियर टर्म में आपके हिसाब से क्या रह सकती है कच्चे तेल की? देखिए, जो प्राइस में अगर सप्लाई डिसरप्शन नहीं होता, जो बड़ा फैक्टर है वो चाइना और इंडिया होते हैं आज की तारीख में। इंक्रीमेंटल ग्रोथ तो सबसे ज्यादा भारत से ही हो रही है। अच्छा, और जो चाइना भी बहुत ले रहा है, लेकिन वो उसको स्टोर कर रहा है, स्टोर करके रिफाइन करके प्रोडक्ट बना करके बेच रहा है। और खासतौर से अभी जब से भारत के ऊपर जो थोड़ा अमेरिका जो प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है, और भारत हो सकता है कि कुल मिलाकर रिकैलिब्रेट करे और तेल का आयात रूस से थोड़ा कम हो जाए, खत्म तो नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाए, पर वो तेल फिर चाइना जाएगा और चाइना उसको स्टोर भी करेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचेगा भी, उसमें ट्रेडिंग भी करेगा। चाइनीज एंटिटी दुबई सिंगापुर से ट्रेडिंग भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के तेल की तो कमी होने वाली है नहीं, हालांकि भारत हो सकता है रशिया से कम ले। तो ऐसे हालात के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जो कीमत है वो दबाव में ही रहने वाली है और जो एक्चुअल कीमत है उस तरफ वो जाएगा। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कुल मिलाकर के अमरीकी सरकार, चूंकि अमरीकी सरकार इलेक्शन मोड में जा चुकी है, वहां संसद के चुनाव आने वाले हैं, तो उनकी पूरी कोशिश है कि तेल को $60 से नीचे लेकर के जाया जाए। हालांकि उन्होंने रूसी एंटिटीज पे सैंक्शंस लगाई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो चाहते हैं कि तेल $60 से नीचे जाए, क्योंकि उनके वोटर और उनकी अर्थव्यवस्था के लिए वो जरूरी है, खासतौर से इलेक्शन के माहौल में। तो मुझे लगता है ये सब फैक्टर को देखते हुए बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं। और जो अगर आप जो है वो इस रेंज को लेकर चलते हैं और इसी में प्ले करते हैं, या हिसाब से जो अपनी प्लानिंग करते हैं 62 से लेकर $68, तो मुझे लगता है आने वाले 3-4 महीने में तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब कुल मिलाकर के 1.5 साल 2 साल बाद तेल की कीमत जाहिर है ऊपर जानी ही जानी है ना। लेकिन ये कि अभी जो है नियर टर्म, बहुत नियर टर्म में आप देखते हैं तो 62 और $68 मुझे नजर आती है कीमत। संदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो करीब 3 महीने के लोअर लेवल्स पर हमने कीमतें देखी हैं। मलेशिया में 4250 रिंगिट के नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रही हैं। अमेरिका चीन में जो पोटेंशियल ट्रूस की बातें चल रही हैं, ये बहुत सेंसिटिव है, ना ही सिर्फ बुलियंस के लिए या एनर्जी पैक के लिए, बल्कि एग्री कमोडिटीज के लिए, स्पेशली ऑयल पैक के लिए भी। अगर जो औपचारिक बातचीत डील पर अभी चल रही है, लेकिन जिस तरीके से पूरा प्रोसेस आगे बढ़ता है, क्या इम्पैक्ट आप फर्दर देखते हैं पाम ऑयल के प्राइसेस पर? दीपाली जी नमस्कार, आपको भी और सब व्यूअर्स को भी। देखिए, जो कल समिट हुआ और ट्रम्प साहब ने उसका नाम दिया G2, ये नया डेफिनेशन करने की शुरुआत हुई है। मतलब वर्ल्ड में जैसे G20 और G7, G8 और अभी G2, मतलब वर्ल्ड में 2 बड़े पावर्स हैं, यूएस और चाइना, ये बताने का मतलब था। एंड एनीवे ठीक है, अब वो समिट हो गया, बात हो गई। देखिए, इसमें तो हाथ चाइना का ऊपर रहा, अमेरिका का नीचे रहा।
बिकॉज अमेरिका बहुत डेस्परेट था कि चाइना किस तरह से उनका सोयाबीन खरीदे, बिकॉज किसानों की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी अमेरिका में, ट्रम्प पे प्रेशर बहुत आ रहा था, उसके वोट्स भी बहुत मिडवेस्ट एरिया से थे जहाँ सोयाबीन मेनली ग्रो होता है। और चाइना ने अभी ये उनका सीजन जो शुरू हुआ है उसमें टाइम कुछ 2 महीना तो निकल गया है, तो चाइना ने बोला ठीक है 12 मिलियन आपसे खरीदेंगे हम ये साल, और अगले 3 साल में हर साल 24 मिलियन सोयाबीन आप सीड आपसे खरीदेंगे। लेकिन देखिए अब जब वो यूएस से खरीदेंगे तो वो ब्राजील अर्जेंटीना से नहीं खरीदेंगे। वर्ल्ड में बास्केट तो एक ही है सोयाबीन की बास्केट, जो अमेरिका और साउथ अमेरिका में है, और वो सोयाबीन की बास्केट में अमेरिका का प्रोडक्शन 115-20 मिलियन का है, ब्राजील का प्रोडक्शन 165-70 मिलियन का है, और अर्जेंटीना का प्रोडक्शन 50-52 मिलियन का है, और चाइना का इंपोर्ट जो है 100-105 मिलियन का है। तो वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ओरिजिन जो चाइना कर रहा है उससे वर्ल्ड मार्केट में कोई टेक्निकली असर नहीं पड़ेगा, सप्लाई डिमांड सेम रहेगा। सिर्फ यूएस फार्मर को थोड़ा बेटर प्राइस मिलेगा जो अभी बहुत डिप्रेस्ड है, और ब्राजील या अर्जेंटीना के फार्मर को जो सोयाबीन चाइना वहां से पूरा खरीद रहा था थोड़ा कम प्राइस मिलेगा, उतना फर्क जरूर पड़ेगा। जहां तक सवाल है पाम ऑयल का, अब पाम ऑयल जो आप देख रहे हैं इतना नीचे स्तर पे अभी जो चल रहा है, बेसिकली बात ये हुई है कि अभी दिवाली के पास में ये साल दिवाली की डिमांड जैसी महसूस ही नहीं हुई। सब ऑयल वालों को जिसको भी बात करो सब कह रहे हैं कि भाई दिवाली की जो रेगुलर तरह की डिमांड होती थी ये साल वो डिमांड ही नहीं, मिसिंग थी। उसके बाद तो और स्लो डाउन होना था। तो वो अभी वहाँ पाम का माहौल जो है कि वहाँ स्टॉक्स हैं उनके पास में, लास्ट जो स्टॉक रिपोर्ट एमपीओबी की भी आई थी उसमें देखा था स्टॉक थोड़े बड़े हैं। लेकिन उतना डिमांड नहीं मिलती है डेस्टिनेशंस में, तो उसको लेके फिर वहाँ तो दाम घटाए बगैर कोई रास्ता नहीं है। बीच में सोयाबीन ऑयल इतना कॉम्पिटिटिव हो गया था कि इंडिया बहुत तरीके से सोयाबीन खरीद रहा था, पाम को इग्नोर कर रहा था। तो अब पाम ने चाहा कि भैया वो थोड़ा-सा अपने आप को रैशनलाइज़ करे, थोड़ा कीमत नीचे लाए। जो ऊपर में वो $1165-70 बोल रहे थे, वो अभी कीमत आ गई है, आप समझ के चलिए $1115-20 पे सीएनएफ इंडिया सीपीओ की। उसी तरह से देखो तो सोयाबीन ऑयल की भी कीमत है जो $1190-1200 हो गई थी, वो $1150 आ गई नियर बाय की। और फॉरवर्ड की कीमतें हम देखें, तो पाम में तो फॉरवर्ड में थोड़ा कीमत बढ़ रही है। आज नवंबर-दिसंबर की कीमतें हैं, उससे जनवरी की जनवरी-फरवरी की मार्च कीमत $15 ऊपर है। लेकिन सोयाबीन में आज जो हमारी रेडी की कीमतें हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की $1150 की, वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई का वो काम हो रहा है 1088-90 में। तो वो फॉरवर्ड में जैसे ही साउथ अमेरिका का क्रॉप आएगा फरवरी के बाद, तो वो और डिक्लाइन दिखा रही है। तो सब घूम फिर के बात ये है कि वेज ऑयल में जो एक अच्छा तेजी का माहौल था महीने भर पहले, वो अब माहौल में थोड़ा डेंट हो गया है, और अभी थोड़ा सप्लाई साइड हेवी है और उस कारण से वो डिमांड को चेज कर रहा है। बट हर चीज का एक लिमिट होती है। अभी जितना मार्केट गिर चुका है $50-70, $80, अब इसमें $10-20 के बियॉन्ड और कुछ बचा नहीं है। मार्केट उसके बाद स्टेबलाइज होगा, उसके बाद बहुत अच्छी डिमांड निकलेगी वर्ल्ड ओवर। फिर आई थिंक पाम और सोया ऑयल का लोग स्टॉक करना शुरू करेंगे। रिक्वायरमेंट नॉट ओनली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च की भी खरीदना शुरू करेंगे। ये माहौल ओवरऑल लग रहा है।